हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। कल के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था कि कैसे किसी भी सीक्वेंस के लिए हम जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर आज हम कुछ और एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स को। तो यहाँ पर दोस्तों इस फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इस एग्जाम्पल में दोस्तों हमें फाइंड करना है जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस ए आर इक्वल्स टू के इंटू ए रेज टू आर। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों जो के है वो एक कॉन्स्टेंट है और आर इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जनरेटिव फंक्शन के इक्वेशन यूज़ करूँगा जो है ऑर्डिनरी जनरेटिव फंक्शन का इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज गिवन डिजायर्ड जनरेटिव फंक्शन जो हमें इस ए आर से मिलेगा इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू एन ए आर एक्स रेज टू आर। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आर की जगह 0 1 2 3 4 ऐसे पुट करके अगर इस समेशन को एक्सपांड करें सो हमें ये फॉर्मूला मिलेगी। करेक्ट। सो अब हमें क्या करना है, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सब वैल्यू पुट करनी है। बट कहाँ से पुट करेंगे, यहीं से, ये जो इक्वेशन है इसमें से। ठीक है। सो क्या करना है अपने को, यहाँ पर आर की जगह दोस्तों पुट करना है 0। तो आर की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें ए नॉट का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, ए नॉट का वैल्यू के इंटू ए रेज टू 0 है ना। सो के इंटू ए रेज टू 0 देन एक्स रेज टू 0। देन दोस्तों ए वन कैसे मिलेगा, आर की जगह 1 पुट कीजिए, क्या मिलेगा के इंटू ए रेज टू 1। सो के इंटू ए रेज टू 1 इंटू क्या है एक्स रेज टू 1। समझ गए, बहुत ही आसान। फिर दोस्तों सिमिलरली A2 के लिए R2 पुट कीजिए, यू विल गेट A2 के सॉरी नॉट A2 K इंटू ए रेज टू 2 राइट। सो यहाँ पर हमें मिलेगा K इंटू ए रेज टू 2 एक्स रेज टू 2। देन A3 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, K इंटू ए रेज टू 3 एक्स रेज टू 3 एंड सो ऑन। ठीक है। सो अब दोस्तों हमें सिर्फ बोला गया फाइंड द ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन। ये नहीं कहा गया कि आर की वैल्यू एंड किस पे होगी, ये आपको यहाँ पर नोट करना है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया आर शुरू हमेशा दोस्तों 0 से ही होता है, ये आप याद रखिए। बट एंड कहाँ पे होगा, अगर नहीं दिया गया है तो आपको ये जो एन है ये लेना है इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था ये एन इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो इस केस में क्या रहेगा, एन इन्फिनिटी रहेगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं सारे ही टर्म से हम लोग के बाहर निकाल सकते हैं। सो मैं के को बाहर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों ए रेज टू 0 एक्स रेज टू 0 तो 1 होगा। सो 1 प्लस ए रेज टू 1 एक्स रेज टू 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ ए एक्स रेज टू 1। देन वैसे दोस्तों इसे हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स रेज टू 2 राइट। देन नेक्स्ट वाला हमें मिलेगा ए एक्स रेज टू 3 एंड सो ऑन। ओके, सो ये फिर से जीपी है। कैसे पता चला, ए एक्स को 1 से डिवाइड करो, ए एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड करो, ए एक्स क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करो, ए एक्स है ना। तो किसी भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हो तो रेशियो कांस्टेंट है, तो दिस इज जीपी। और अगर दोस्तों ये जीपी है तो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो रेज टू एन -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। तो इसी वाले फॉर्मूले का दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमें जो सम है यहाँ पर दो मिलेगा k इंटू, अब ये पूरा जीपी है ना तो फॉर्मूला लगाएंगे। सो फर्स्ट टर्म दोस्तों क्या है, 1 है, तो a की जगह तो 1 पुट हो जाएगा। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इज ए एक्स रेज टू n। ओके, देन -1 डिवाइडेड बाय ए एक्स -1। ठीक है। सो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो n दोस्तों यहाँ पर n क्या रहेगा, इन्फिनिटी राइट, बिकॉज इन्फाइनाइट टर्म्स है। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ। सो दिस इज इन्फिनिटी। ओके, सो अज्यूमिंग a इज फाइनाइट इंटीजर, दोस्तों x जो अगर वो 0 और 1 के बीच में है, x अगर क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो जरा इस कैलकुलेशन को देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। सो ए एक्स रेज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए रेज टू इन्फिनिटी इंटू एक्स रेज टू इन्फिनिटी। आपको मैंने बताया था एक्स क्या होता है, यहाँ पर 0 1 के बीच में होता है। सो दोस्तों ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 0 के करीब, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x जो है वो 0 1 के बीच में है, कल के वीडियो में मैंने बताया था इस चीज़ को कि अगर कोई नंबर 0 1 के बीच में है तो उसका अगर पावर जैसे से इंक्रीज करोगे तो वो नंबर छोटा होता जाता है। जैसे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01, क्यूब करोगे तो 0.001। मतलब अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है या -1 और 0 के बीच में है तो उसका जैसे से हम पावर करेंगे नंबर छोटा होते जाता है। ठीक है, मॉड की हम लोग बात कर रहे हैं, नॉट साइन की। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड किसी ऐसे नंबर का किसी ऐसे नंबर का पावर फाइंड कर रहे हैं
पावर का मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल मुझे एक्स रेज टू इन्फिनिटी फाइंड करना है और x ऐसा नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों उसका जब हम लोग रेज टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो 0 के करीब रहेगा। आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। सो अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर a कोई फाइनाइट इंटीजर है, तो जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ग्रेटर देन 1, तो उसको रेज टू इन्फिनिटी करोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी इंटू 0 तो क्या होता है, इन्फिनिटी इंटू 0 दोस्तों होता है अनडिफाइंड, है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम वाले में क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर दोस्तों ये a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो रेज टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, तो ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और दिया नहीं होगा तो आपको अज्यूम करना ही होगा कि a जो है दोस्तों वो 0 और 1 के बीच में है। तो इसलिए अगर a भी 0 और 1 के बीच में है तो यहाँ पर दोस्तों ये भी 0 1 के बीच में है, ये भी 0 1 के बीच में है, तो इसलिए जो नेट रिजल्ट होगा ax वो भी मान लीजिए वो है z, ठीक है, तो वो भी किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। तो इसलिए उसका पावर जो हम लोग रेज टू इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये अजम्पशन है यहाँ पर कि a भी क्या है, यहाँ पर टेंस टू 0 है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ सिंस, ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ax, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन क्या, 0, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, मतलब बहुत छोटे नंबर है, 0 1 के बीच में कोई भी ले लीजिए। टेंस टू 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, 0 1 के बीच में है तो भी चलेगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, जैसे 0.5 है, a 0.5 है, x 0.1 है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 1 के बीच में ही रहेगा। तो z जो है वो 0 1 के बीच में है, बट जब हम उसका रेज टू इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर 0 के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ पर अजम्पशन। सो दिस इज इक्वल टू, और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सीरीज को ईजी बना सके, बिकॉज आखिरकार ax स्क्वायर ax क्यूब ये इंडिकेटर जैसा ही काम करने वाले हैं। आगे जब हम लोग कॉम्बिनेटरिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी वैल्यू से हमें मतलब ही नहीं होता, हम सिर्फ पावर देखते हैं उनके। सो दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा k, देन ये पूरा हो जाएगा 0, है ना, तो हमें मिलेगा 0 - 1 डिवाइडेड बाय ax - 1 इज इक्वल टू 0 - 1 क्या होगा, -1, तो ये नीचे का चीज़ फ्लिप हो जाएगा, 1 - ax एंड न्यूमरेटर में k, ठीक है। सो आपको यहाँ पर मेन चीज़ क्या याद रखनी थी कि x 0 1 के बीच में होता है, और यहाँ पर दिया नहीं गया था a के बारे में, तो वो 0 1 के बीच में ही होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर a भी 0 1 के बीच में, x भी 0 1 के बीच में है, तो जो नेट आंसर है ax वो भी 0 1 के बीच में रहेगा, और उसका जब हम लोग पावर करेंगे इन्फिनिटी तो वो 0 के करीब पहुंच जाएगा, और इसलिए इसको मैंने 0 पुट कर दिया और मुझे ये जनरेटिंग फंक्शन मिला। तो मुझे लग रहा है पूरी तरह से आपको क्लियर है कैसे आपको जनरेटिंग प्रॉब्लम के जनरेटिंग फंक्शन के बेस पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने हैं। सो दोस्तों आइए ना ऐसी एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें AR की एक्सप्रेशन हमें दी गई होगी, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। सो सी दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें AR इक्वल्स टू R दिया हुआ है, ठीक है। सो ये बहुत ही आसान सा है, तो यहाँ पर अगेन हम लोग यही लिखेंगे, ऑर्डिनरी जनरेटिव फंक्शन f of x इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 to n AR x रेज टू r, क्योंकि यहाँ पर दोस्त दिया नहीं गया कि r कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक लेना है, और सीरीज एक्सपांड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ओके। सो अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास a0 है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर r की जगह 0 डालिए तो आपको आंसर मिलेगा 0। सो 0 × x रेज टू 0 प्लस r की वैल्यू 1 डालिए, a1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1, तो 1 × x रेज टू 1 प्लस a2 की जगह डालिए आप, यहाँ पर r की जगह 2, क्या मिलेगा 2x²। वैसे ही a3 क्या मिलेगा 3x³। कल हम लोग ने दोस्तों सेम सीरीज ऑलरेडी देखा हुआ है, अगर आपको याद हो, याद है कौन सा सीक्वेंस है ये, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। a0 का वैल्यू 0, a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 2, तो ये सीक्वेंस है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जो हम लोग ने शायद थर्ड लास्ट क्वेश्चन कल सॉल्व किया था। सो इसे सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। सो दोस्तों इसे हम f of x ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 ये सारे AP में है, x x² x³ सब GP में है, तो x x² x³ ये सबका कॉमन रेशियो क्या है x, बिकॉज x² को x से डिवाइड करो तो भी x, x³ को x² से डिवाइड करो तो भी x, तो हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर वी विल गेट x इंटू f of x इज इक्वल टू, अभी ये पूरे को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ये तो 0 है, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमें x², द नेक्स्ट 2x³ देन इसके बाद वाला 3x रेज टू 4 एंड सो ऑन।
अब दोस्तों हम लोग एफ ऑफ एक्स जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स को, तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, इससे सब्ट्रैक्ट होने वाला यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर कोई भी सिर्फ एक्स नहीं है ना, एक्स के हाईएस्ट पावर है, हायर पावर है मोर देन 1। तो दोस्तों ये जो एक्स है ये एज इट इज रहेगा, 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स स्क्वायर, देन इससे सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों ये, तो हमें मिलेगा क्या, एक्स क्यूब। सिमिलरली दोस्तों इसके बाद वाला टर्म क्या रहेगा, 4x रेज टू 4, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा, x रेज टू 4। तो ऐसा करने से एफ ऑफ एक्स को x मल्टीप्लाई करने से और फिर एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करने से जो हमें आंसर मिलता है वो जीपी में होता है। और यही मेथड है दोस्तों किसी भी जीपी एपी कंबाइंड को सॉल्व करने का, इसको याद करके रखिए। सो नाउ वी हैव, अब देखिए ये पूरे सीरीज ये भी अगेन किस में है, जीपी में है। पर एक काम कर सकते हैं आप, x कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सो दोस्तों ये ऑलरेडी आपको पता है, दिस इज सीरीज ऑफ 1/1 माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल टू एक्स, और ये किसकी सीरीज है, 1/1 माइनस एक्स की सीरीज, ठीक है। सो और इस तरफ क्या मिलेगा दोस्तों हमें, 1 माइनस एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन, अब दोस्तों ये 1 माइनस एक्स यहाँ पर आकर अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमने कल ऑलरेडी देखा हुआ था, बस अभी मैंने आपको अलग फॉर्म में दिया, कल इस फॉर्म में था, आज इक्वेशन के फॉर्म में है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे सेट में सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म होता है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म मान लीजिए और ये रोस्टर फॉर्म मान लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों आइए मैं आपको अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ। सो अपना जो अगला एग्जाम्पल है उसके अंदर दोस्तों हमें फाइंड करना है जनरेटिंग फंक्शन फॉर r टाइम्स b इंटू ए रेज टू r, b इज कॉन्स्टेंट, ओके। सो दोस्तों पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे जनरेटिव फंक्शन का, देन इसके बाद एक्सपांशन, फिर उसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। सो देखिए अब यहाँ पर a नॉट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर r की जगह 0 पुट कीजिए, तो यहाँ r 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लिख के मतलब नहीं, जाने दो। फिर a1 के लिए दोस्तों यहाँ पर r1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 टाइम्स b इंटू ए रेज टू 1, ओके, इंटू ये एक्स बी। देन नेक्स्ट दोस्तों a2 के लिए r2 पुट करो तो क्या मिलेगा, 2 b ए रेज टू 2, देन इंटू क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट हम a3 के लिए 3 पुट करो तो 3b ए रेज टू 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत बड़ा ही आसान सा है ये, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों b सबसे कॉमन निकाल सकते हो, कॉन्स्टेंट है, आपको सिर्फ मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, b निकालिए कॉमन तो ax है ना, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ax का होल स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा, उसके साथ दोस्तों 2b रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, 3ax का होल क्यूब एंड सो ऑन, ओके। सो देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों ये अगेन ए पी जी पी कंबाइंड है, सो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ना, तो क्या है वो जीपी में है क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो तो एक्स रेज टू 3 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक्स, तो जीपी है। और एक्स के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 2 3, ये सब किस में है, एपी में है विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 1, है ना। तो फिर से वही मेथड जो भी मैंने आपको बताया कि जो कॉमन रेशियो है उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। बट अगर थोड़ा सा आप शॉर्टकट अगर यहाँ पे लेना चाहे, चलिए छोड़िए शॉर्टकट जाने दीजिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा है क्या ना इसको नाम दूँ मैं, जी ऑफ एक्स देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो ए एक्स है ना उसको मैं z बोल देता हूँ क्योंकि बार बार बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, तो ये इसको z ले लेते हैं, z प्लस 2z प्लस 3z क्यूब एंड सो ऑन, ओके। सो दोस्तों यही तो हमने अभी जस्ट सॉल्व किया था, तो क्या करना है इसको अभी हमें पूरे को z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो z जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 2z, यहाँ पर दोस्तों 2z स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2z क्यूब देन 3z रेज टू 4 एंड सो ऑन, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, z ऑफ g ऑफ x, याद रखिएगा फंक्शन ऑफ x है क्योंकि z क्या है, ax है, ठीक। z ऑफ g ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये z एज इट इज रहेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो z स्क्वायर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो z क्यूब एंड सो ऑन। तो दोस्तों
यहाँ पर अगेन वही सेम टू सेम चीज़ है, कुछ भी अलग यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो अलग कलर से मैं लिखता हूँ। सो देखिए z हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो इसके पहले था, और दिस इज इक्वल टू z, और ये इसकी फॉर्मूला क्या है 1/1 माइनस जेड, ठीक है। और यहाँ से g ऑफ x कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा हमें g ऑफ x। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन किया हुआ है वो एक्चुअली में g ऑफ x से z टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा g ऑफ x, ठीक है। सो ये जो सब्ट्रैक्शन है इसको हमें थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है वो g ऑफ x से सब्ट्रैक्ट होगा z टाइम्स g ऑफ x, ओके। ये सब्ट्रैक्शन है। सो अब यहाँ पर g ऑफ x कॉमन निकालिए, 1 माइनस जेड यहाँ पर लेकर जाइए। सो वी विल गेट g ऑफ x इज इक्वल टू z अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। सो z की वैल्यू क्या है ax, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस ax का, इससे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। सो वी हैव डिनोमिनेटर में 1 माइनस ax का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ा ही आसान था। अब दोस्तों इस g ऑफ x को इसकी जगह पुट कर देना है। सो देयरफॉर वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू b टाइम्स क्या है दोस्तों ax डिवाइडेड बाय 1 माइनस ax का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। सो अगर आप देखेंगे तो आपको बार बार वही चीज़ GPAP कंबाइन मिल रहा है। तो अगर आपको इसका आंसर याद है ये वाला, पहले में आंसर क्या था, इसके पहले जो x की सीरीज थी उसमें दोस्तों आंसर था x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो उस x की जगह अगर आप ax लिख देंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, बट एग्जाम में इतना सिलेबस रहता है कि आपको याद नहीं रहेगा, तो आप लॉजिक याद रखिए, डिराइव कर लेंगे। सो आइए मैं आपको नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूँ। सो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, जहाँ पर हमें फाइंड करना है ऑर्डिनरी जनरेटिव फंक्शन फॉर AR इक्वल्स टू 1/r फैक्टोरियल। सो ये भी बड़ा आसान है। पहले जनरेटिव फंक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे, और नाउ वी विल पुट वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2 एट्सेट्रा। तो r की जगह दोस्तों 0 पुट करें तो क्या मिलेगा बताइए, 1/0 फैक्टोरियल। क्या होता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और x रेज़ टू 0 भी 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा 1 प्लस। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों a1, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए, क्या मिलेगा 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही लिखता हूँ, बाद में सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखूंगा x रेज़ टू 1। द नेक्स्ट a2 की जगह 1 अपॉन क्या मिलेगा 2 फैक्टोरियल, तो x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। वैसे सिमिलरली a3 मिलेगा दोस्तों हमें 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर आप इस एक्सपांशन ऑफ फंक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज़ है दोस्तों, दिस इज सीरीज ऑफ e रेज़ टू x, ठीक है। तो कुछ सीरीज़ भी आपको याद होने चाहिए। सो दिस इज सीरीज ऑफ e रेज़ टू x। सो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, जिसमें हमें फाइंड करना है जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीक्वेंस। सो सबसे पहले स्टेप पे आपको फॉर्मूला लिखना है ऑर्डिनरी जनरेटिंग इक्वेशन का, ये समेशन वाला, फिर इस समेशन का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। अब इसमें a0 a1 a2 a3 ये सब की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि वो सीरीज देख रहे हैं आप इन्फानाइट जा रहा है, तो यहाँ पर n जो है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स वो इन्फानाइट होगा। सो दोस्तों आइए मैं आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो a0 यानी पहला टर्म क्या है 1, सो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1। सो 1 इंटू एक्स रेज़ टू 0 क्या होगा 1, ओके। सो पहला टर्म हमें मिलेगा 1, देन प्लस। अब a1 कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म जो है -2 वही तो a1 है, तो -2 देन x रेज़ टू 1, ठीक है। अब a2 क्या है थर्ड टर्म यहाँ पर 4, सो 4x स्क्वायर, देन a3 क्या है -8 x रेज़ टू 3, देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है 16 a4 है ना, x रेज़ टू 4 एंड सो ऑन। सो दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये इन्फानाइट सीरीज़ है, बट थोड़ा सा इसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली में ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं -2x रेज़ टू 1 है ना। 4 को -2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये पूरे को एक्सप्रेशन को लिख सकते हो -2x का होल स्क्वायर। -2x का होल स्क्वायर यही रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। फिर दोस्तों -8x का क्यूब को लिख सकते हैं -2x का होल क्यूब, ठीक है। फिर 16x रेज़ टू 4 को लिख सकते हैं -2x रेज़ टू 4 एंड सो ऑन। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, -2x को कुछ नाम दे देते हैं हम लोग।
-2x को हम लोग क्या नाम दे दें यहाँ पर, इसे हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम z है, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ क्या बन जाएगी दोस्तों, 1 + z स्क्वायर प्लस z क्यूब। मैंने नाम सीरीज़ को आसान बनाने के लिए किया, एंड सो ऑन। तो अभी देखो जीपी था ये 1 + z स्क्वायर प्लस z क्यूब एंड सो ऑन। तो कॉमन रेशियो क्या है इसका दोस्तों, कॉमन रेशियो यहाँ पर है z, ठीक है। तो आपको मालूम है जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म देन कॉमन रेशियो रेज टू n -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। किसी और लेक्चर में मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला बनी कैसे। सो दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा 1 जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ना, तो a की वैल्यू 1 पुट होगी, एंड उसके बाद कॉमन रेशियो क्या है, z है, तो हमें मिलेगा 1 देन कॉमन रेशियो इज z रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स कितने दोस्तों, इन्फिनिटी -1 z -1। यह सिंपल सा एक्सप्रेशन। अब आपको मालूम है z रेज टू इन्फिनिटी 0 होगा। z क्या है दोस्तों हमारे पास, z इज इक्वल टू -2x, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों है रेज टू, जब हम इसका इन्फिनिटी करेंगे तो ये रेज टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, एम आई राइट। सो दोस्तों इस एक्सप्रेशन में क्योंकि ये रेज टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो अगर ये रेज टू इन्फिनिटी जा रहा है तो x जो है दोस्तों वो 0 1 के बीच में है, इतना आपको मालूम है पहले से। x 0 1 के बीच में, x का मॉड, हाँ मतलब x -0.1 भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। सो दोस्तों x अगर 0 1 के बीच में, x का मॉड अगर 0 और 1 के बीच में है, तो अगर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन जाने दीजिए, ठीक है, अगर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 0.5 है x, ठीक है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों ये x कुछ ऐसा होना चाहिए कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी आंसर 0 और 1 के बीच में है, तभी ये सॉल्व हो सकेगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते समय आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, फर्दर सॉल्यूशन इज पॉसिबल इफ मॉड ऑफ z, यहाँ पर इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इफ मॉड ऑफ z इज इन बिटवीन 0 and 1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे x अगर 0.1 हो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 आएगा, मतलब स्टिल किसके बीच में हो, 0 और 1 के बीच में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मॉड ऑफ z, यानी ये जो पूरा का पूरा दोस्तों दिख रहा है, अगर ये पूरा का पूरा 0 और 1 के बीच में है इसका मैग्नीट्यूड, तो उसका रेज टू इन्फिनिटी करोगे तो आंसर क्या आएगा, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, मतलब एकदम टेंस टू क्या आएगा, 0 आएगा, जिसे हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद ही इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर z 1 से बड़ा हो गया ना, इवन 1 भी हो गया तो भी अनडिफाइंड है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 - 1 तो 0 होगा, ठीक। सो z कैन नॉट बी 1 बिकॉज z -1 है, इसलिए 1 को छोड़कर कुछ और होना चाहिए, बट 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता बिकॉज ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए z जो है 0 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब आपको इतना सिंपल सा याद रखना है यार, अगर यहाँ पर रेज टू इन्फिनिटी है ना, तो ये जो भी टर्म रहेगा उसको 0 1 के बीच में होना पड़ेगा, एकदम सिंपल, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, आपको एग्जाम में खुद लिखना पड़ेगा कि फर्दर सोल्यूशन क्यों पॉसिबल है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऐसा कुछ एक्सप्रेशन जिसका आंसर आएगा 1/1 - z, राइट। अब दोस्तों हम z की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/1 - z की वैल्यू क्या ली थी हमने, -2x, राइट, z लिया था -2x, तो ये दोस्तों हो जाएगा 1/1 + 2x, ठीक है। सो ये फाइनल सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो आइए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। सो सी दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें फाइंड करना है जनरेटिव फंक्शन फॉर दिस सीक्वेंस। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके खुद से भी सोचिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सीक्वेंस लिख दिया है, अब इस सीक्वेंस के अंदर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो a0 है उसकी वैल्यू यहाँ से लिखेंगे क्या है, 1, तो a0 1 और x raised to 0 भी 1, तो हमें मिलेगा 1। देन a1 क्या है दोस्तों, -1/2, ठीक है। सो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ, यहाँ पर 1/2 -1/2 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x/2, ठीक है। फिर a2 का वैल्यू क्या है, 1/3, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x²/3। देन फ्रेंड्स a3 का वैल्यू है -1/4, x³ से मल्टीप्लाई होगा तो -x³/4 एंड सो ऑन, ओके। अब दोस्तों ये क्या है, f(x). अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों एक्चुअली में ये एक सीरीज़ बनेगी, देखिए कैसे। अगर ये पूरे फॉर्मूले को मैं यहाँ पर दोस्तों, ये जो f(x) है इसे अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब बोथ साइड x हम अगर एडजस्ट कर दें तो देखिए क्या होगा। अगर ये x अंदर लेकर जाए तो हमें मिलेगा x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पर माइनस आएगा एक्स रेज टू 4/4 एंड सो ऑन। सो दोस्तों अब ये जो सीरीज़ आपको दिख रहा है ये एक स्टैंडर्ड और बहुत ही फेमस सीरीज़ है और इसका नाम है log ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये जो सीरीज़ दिख रहा है दिस इज सीरीज ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स। आप बोलोगे सर कैसे आपने निकाला, तो बहुत ही आसान है ये। हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैक्लॉरिन सीरीज़ का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं आपको वापस से बता दे रहा हूँ, अगर आपको टाइम मिले तो जाके जरूर देखिएगा वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों एफ ऑफ एक्स हमें मिलेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड ये एक्स डिवाइड होगा तो यहाँ पर, तो ये है फाइनल सीरीज़। ठीक है, सो आइए मैं आपको इसका प्रूफ बता दूं कि log ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर सीरीज़। तो देखिए कितना आसान है इसे प्रूव करना। मैक्लॉरिन सीरीज़ की फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम एक्सपांड कर सकते हैं एक्स के टर्म में एज फॉलोज। कैसे? एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ एक्स का एक बार डेरिवेटिव लीजिए, फिर उसमें 0 पुट कीजिए, यानी एफ डैश 0 इंटू एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का 2 बार डेरिवेटिव लीजिए और उसमें 0 पुट कीजिए, दैट इज एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड देन वैसे ही 3 बार डेरिवेटिव लीजिए, फिर 0 उसमें पुट कीजिए, उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सीरीज़ है जो बता रहा है किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एक्स के टर्म में कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, किसकी सीरीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स की। तो इसका एक बार अगर हम लोग डेरिवेटिव ले लें, यानी एफ डैश एक्स ले लें, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 1/1 प्लस एक्स। दोस्तों एक बार और अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लें तो हमें आंसर मिलेगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोस्तों एक बार और डेरिवेटिव ले लें तो हमें मिलेगा 2/1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, अब इसमें ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 कैसे मिलेगा, यहाँ पर एक्स 0 पुट कीजिए, तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस 0, log ऑफ 1 प्लस 0 इस log 1 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म होगा एक्स, एफ डैश 0 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दोस्तों 0 पुट कीजिए एफ डैश एक्स में, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे क्या मिलेगा 1, तो पहला टर्म होगा एक्स। फिर दोस्तों एफ डबल डैश 0 मतलब यहाँ पर 0 पुट कीजिए, क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 तो 1 बचा, क्या -1, तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल दोस्तों क्या होता है 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है एफ ट्रिपल डैश 0। तो दोस्तों एक्चुअली में ये एफ ट्रिपल डैश एक्स है, नॉट 0, आई एम सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग एक्स की जगह 0 पुट करें तो एफ ट्रिपल डैश 0 जो होगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग 2 पुट करें, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या मिलेगा एक्स क्यूब बाय 3। तो आप देख रहे हैं यही तो सीरीज था जो भी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ऐसे ही एक बार और डेरिवेटिव लेंगे चौथी बार तो आपको वो -x⁴/4 वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है, और इस तरह ये सीरीज चलती आएगी। तो ये रहा दोस्तों प्रूफ। ठीक, तो आइए दोस्तों हम कुछ उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। सो दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ गेट जो एग्जाम में गेट के पूछा गया है। फाइंड ऑर्डिनरी जनरेटिव फंक्शन फॉर सीक्वेंस ऑफ फिबोनाची नंबर्स। तो दोस्तों पुराने जो गेट के एग्जाम होते थे उसमें रिटन पेपर होता था, तो आपको सॉल्व करके लिखना भी होता था। सो उस समय का ये क्वेश्चन है। सो उस समय पूछा गया था कि फिबोनाची नंबर्स की जनरेटिव फंक्शन क्या होगी। सो दोस्तों हम लोग सबसे पहले आपको मालूम है फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसमें a0, a1, a2, a3 ये सब पुट करेंगे। तो a0, a1, a2, a3 यहाँ पर फिबोनाची नंबर होंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं पहले सीरीज़ लिख देता हूँ। सो दोस्तों जो फिबोनाची सीरीज़ है उसे मैं कहता हूँ सपोज से सीरीज़ एस। तो फिबोनाची सीरीज़ में दोस्तों पहले 2 नंबर होते हैं 1 and 1, फिर जो नेक्स्ट नंबर होता है वो दोनों का एडिशन होता है। आपने सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम भी इसका किया होगा। फिर 1 + 2 को जोड़िए, क्या मिलेगा 3, मतलब प्रीवियस 2 टर्म का सम नेक्स्ट टर्म होता है। फिर 2 + 3 क्या होगा 5, ये सिंपली फिबोनाची सीरीज़। 3 + 5 क्या होगा 8 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये होगा हमारा a0, ये होगा हमारा a1, ये होगा हमारा a2, ये होगा हमारा a3, ये होगा हमारा a4, ठीक है, और वो a5। सो दोस्तों हम सारे वैल्यूज पुट करेंगे हमारे गिवन इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू a0 की जगह दोस्तों क्या पुट करेंगे 1, तो हमें मिलेगा x⁴ भी 1 होता है तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर प्लस a1 की जगह दोस्तों पुट करेंगे हम अगेन 1, तो हमें मिलेगा x, फिर यहाँ पर x², a2 की जगह दोस्तों पुट करेंगे 2, सो 2x², देन a3 की जगह पुट करेंगे 3, सो 3x³। फिर नेक्स्ट हम दोस्तों x⁴ के साथ क्या आएगा
5 आएगा। उसके बाद x⁵ के साथ क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, बट अब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन है। सो ये दोस्तों बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको मैं कोई भी सीरीज़ ला के दे दूँ और आप उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड सीरीज़ होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। सो दोस्तों अगर इसे हम x से मल्टीप्लाई करें ना, x से अगर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये अगेन आप देख रहे हैं कि जो x का पार्ट है ना, x² x³ x⁴, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपको दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पूरे को x से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, जैसे हम कंबाइन AP-GP में करते थे। इवन ये AP-GP तो नहीं है, सिर्फ GP इसमें थोड़ा सा दिख रहा है। सो देखिए यहाँ पर पूरे को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा x + x² + 2x³ + 3x⁴ + 5x⁴। यहाँ पर दोस्तों पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से। ठीक है, तो ये जो x⁴ है वो क्या हो जाएगा, x⁵, मतलब सब पावर जो x के हैं वो एक एक बढ़ गए। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 8x⁶। सेम सीरीज़ को दोस्तों हम लोग x² से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा, यही सीरीज़ है जो ऊपर है, तो अगर उसे हम लोग x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, x² + x³ + 2x⁴ + 3x⁵ + 5x⁶ + 8x⁷ एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं दोस्तों क्या करूँगा पता है, ये जो दोनों सीरीज़ है ना, x⁵ x²f(x), इन्हें क्या कर दूंगा, ये दोनों सीरीज़ को ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो देखिए तब हमें मिलेगा, यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं तो x⁵ + x²f(x) इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे x एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, x² मिलके क्या हो जाएगा, 2x², राइट। फिर दोस्तों 2x³ मिलके क्या हो जाएगा, 3x³, राइट। देन उसके बाद 2x⁴ 3x⁴ मिलके क्या हो जाएगा, 5x⁴। देन उसके बाद 3x⁵ 5x⁵ मिलके क्या हो जाएगा, 8x⁵। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आपको दिखेगा कि दोस्तों अब आपको जो सीरीज़ दिख रही है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा, ये दोस्तों यहाँ देखिए यही तो है ना। सिर्फ क्या मिसिंग है, 1। मतलब अगर यहाँ पर मैं पूरे सीरीज़ में +1 -1 एडजस्ट कर दूँ तो ये जो दोस्तों पूरा का पूरा पार्ट होगा वो f(x) होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू, मैंने +1 -1 एडजस्ट किया तो +1 से लेकर पूरी सीरीज़ है f(x) और उसमें से दोस्तों क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -1, ये टर्म। ठीक है, सो इसलिए मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर वी हैव, अब देखिए यहाँ से f(x) हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बनेगा हमें, x + x² इंटू f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों क्या मिल रहा है, f(x) -1, ये f(x) को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं, या यहाँ पर दोस्तों ये पूरे को हम राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं और तो हमें मिलेगा 1 को इस तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू f(x) इनसाइड द ब्रैकेट 1 - x + x², राइट। सो दोस्तों देयरफॉर वी हैव, यहाँ पर ये x² है, एक मिनट में से अच्छे से लिख देता हूँ। सो मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं, काफ़ी आसान होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना जनरेटिव फंक्शन पे, सिर्फ अगर आपको सीरीज़ अच्छे से सॉल्व करने आ रही है तो। सो ये है x²। सो दोस्तों यहाँ पर ये पूरे टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाकर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा f(x) इज इक्वल टू 1/1 - x + x²। ठीक है, सो दिस इज फाइनल आंसर। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन था। तो दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो गेट एग्जाम में जनरेटिव फंक्शन में पूछा गया था। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बट जनरेट करने मतलब सीक्वेंस दिया गया है और उसका जनरेटिव फंक्शन फाइंड किया गया है, ऐसे अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर जब मैं आपको आगे रिवर्स वाला बताऊंगा कि जनरेटिव फंक्शन दिया गया और सीक्वेंस फाइंड करो, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो
सारे गेट के पॉसिबल क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। सो दोस्तों इसे मैं रफ कर देता हूँ। सो सी दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें दोस्तों कहा जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमें बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस ए एन। क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन का दोस्तों मतलब हम लोगों ने अज्यूम किया है ना कि जो हम जब एक्सपांड करते हैं, सीरीज फाइंड करते हैं, तो जो एक्स है वो 0 1 के बीच में है। तो उस अजम्पशन से जो एक्स रेज टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, एक्स रेज टू इन्फिनिटी, वो 0 के करीब होता है, 0 नहीं होता, बट हम उसे 0 पुट कर देते हैं तो हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन है, वो क्लोज है। ओके, इसलिए ऐसा वर्ड यूज होता है यहाँ पर। क्लोज फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल्स टू 2n + 3 फॉर ऑल n इक्वल्स टू 0 1 2 n सो ऑन। तो ये बहुत बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये हमारा इक्वेशन और इसके अंदर मैं पुट करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं एक्सपांडेड फॉर्म नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ए आर की जो इक्वेशन दी गई है ना उसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों आर की जगह यहाँ पर एन टर्म यूज़ हुआ है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये आर है ना, इसकी जगह एन यूज़ हुआ है। तो सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर बस आपको आर की जगह लिखना है एन से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पर एन कर देना, यहाँ एन कर देना है। नाम मैंने आपको पहले बताया कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आर रहे, आर की जगह वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए एन बोला है ए आर को छोड़कर, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, आर की जगह एन लिखना होगा। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ क्या दिखेगी, समेशन n इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फानाइट है ना, n की वैल्यू इन्फानाइट तक जा रहा है पूरा, और ए एन की जगह 2n + 3, ठीक है, इसकी जगह मैंने 2n + 3 लिख दिया, इंटू एक्स रेज टू यहाँ पर n। ठीक है, सो दोस्तों अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, समेशन को अंदर लेकर जाएंगे। सो वी हैव समेशन 2n x रेज टू n 2n x रेज टू n, समझ रहे हैं, ये x रेज टू n 2n से मल्टीप्लाई होगा, तो 2n x रेज टू n n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। देन दोस्तों बीच में क्या है, प्लस, फिर समेशन, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन अंदर पास कर रहा हूँ, अगेन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 3 टाइम्स x रेज टू n मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करने होंगे। सो दोस्तों यहाँ पर जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट होता है उसे हम हमेशा बाहर निकाल सकते हैं। ये 3 भी कांस्टेंट है, तो 2 को यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, 3 को यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये पूरा का पूरा, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, सपोज क्या नाम दे बोलिए, P, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है क्या अपन मनु का है, Q। ओके, सो अभी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसे P और इसे Q लेके अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो आइए मैं आपको बताता हूँ, यह ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों, कोई नई चीज़ नहीं है। सो P अगर आप देखेंगे, P को थोड़ा एक्सपांड करते हैं। सो P इज इक्वल टू, देखिए पहले n 0 पुट करेंगे तो 0, फिर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x, 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x²। आप पुट करके देखिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2 3 4 पुट करते आइए, क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्या मिलेगा 3x रेज टू 3 4x रेज टू 4। तो ये क्या है, कंबाइंड APGP है ना, कंबाइंड APGP तो है। तो क्या करना होता है इसके अंदर, हमें इसका आंसर आपको डायरेक्टली भी पता है, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया। चलो एक बार फिर से बताता हूँ, x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन रेशो है x x² x³ में कॉमन रेशो क्या है x का, तो p को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xp इक्वल्स टू x² प्लस 2x³ प्लस 3x रेज टू 4 प्लस, मैं आपको बार बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। ठीक है, सो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, p से सब्ट्रैक्ट करेंगे xp। सो वी हैव यहाँ पर x 2x² से x², तो x², देन 3x³ से 2x³, तो x³, देन 4x रेज टू 4 से 3x रेज टू 4, तो x रेज टू 4। तो दोस्तों ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, राइट। तो दोस्तों इसमें से अगर x कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 + x + x² एंड सो ऑन। तो इसका पूरा आंसर होता है 1/1 - x, राइट। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/1 - x, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x। ये किसका आंसर है, p कॉमन ले लीजिए, 1 - x, p × 1 - x इक्वल्स टू ये मिलेगा। तो p का आंसर हमें मिलेगा x/1 - x का होल स्क्वायर। बहुत बार कर चुके हैं सेम डेरिवेशन को, मुझे लगता है आपको याद हो गया रहेगा। इस तरह का अगर फॉर्मूला कोई भी आए तो क्या आपको पुट करना है, x/1 - x रेज टू 2। सो दोस्तों उसी तरह जो q है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 2 × क्या है हमारे पास x अपॉन, तो गेट में अगर आपको याद है, तो मैं एक्चुअली मैं क्या बोलूँगा, लॉजिक याद करो, क्योंकि कई कई क्वेश्चन अलग होते हैं ना, कहीं आप शॉर्टकट याद करने के चक्कर में गलत मत पुट कर दो। गेट में जल्दी शॉर्टकट अप्लाई नहीं करने का, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आपको देख रहे हैं। सो 3 × अब ये क्या मिलेगा, देखिए कितना आसान है, क्यों तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों x 0 पुट करोगे x रेज टू 0 1 पुट करोगे तो x, फिर x²
फिर एक्स क्यूब, है ना, ये तो क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तो है, ये देखो सेम है, तो इसका आंसर होगा 1/1 माइनस एक्स। यहाँ पर वही लिख दूंगा 3 टाइम्स 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है। सो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर डिनोमीटर है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, समझ गए, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा मालूम है, ऐसा करने से दोस्तों अब डिनोमिनेटर को हमको एक ही बार लिखना होगा। सो दिस इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 अंदर जाएगा, यहाँ पे 2x है, 3 माइनस 3x, तो 3 माइनस 3x प्लस 2x क्या होगा 3 माइनस एक्स। तो ये है फाइनल आंसर। और आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये वही एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है, तो आंसर डी है इसका। तो मुझे लग रहा है आपको आज का लेक्चर दोस्तों बहुत बेहतरीन समझा। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि किसी भी सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम बायनोमियल थ्योरम को डिटेल में देखेंगे। आपने जरूर पहले बायनोमियल एक्सपांशन पढ़ा होगा, बट आपको किसी ने उसका प्रूफ नहीं बताया होगा। सो हम बायनोमियल एक्सपांशन, पास्कल ट्रायंगल, ये सब का प्रूफ देखेंगे, बिकॉज आगे जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको जनरेटिंग फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूँ गिवन जनरेटिंग फंक्शन 3 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फाइंड व्हाट इज फिफ्थ टर्म इन द सीक्वेंस, मतलब जिस सीक्वेंस से ये बना था उसका फिफ्थ टर्म क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये n की जगह 5 पुट करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 2 × 5 10 + 3 13। तो ये आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ ये दिया रहेगा और पूछा रहेगा फिफ्थ टर्म क्या है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों में बायनोमियल एक्सपांशन यूज करना पड़ता है, मतलब रिवर्स जाना होता है। आप कैसे आए, एक्सपांशन से यहाँ पहुंचे है ना, तो आपको उल्टा जाना होता है। तो इसलिए मैं आपको पहले बायनोमियल एक्सपांशन का प्रूफ बताऊंगा, पास्कल ट्रायंगल का प्रूफ बताऊंगा, फिर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।